नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था। और गाइज, इस बैच में हम आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं बायोलॉजी के। और बेटा, जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है बेटा, वो किया है ह्यूमन डिसीज। कौन सा? ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। गाइज, इस चैप्टर को हमने सबसे पहले इस वजह से स्टार्ट किया है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे रेलवे में नहीं, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात कर लीजिए बेटा, इससे बहुत सारे प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें हम अब तक 63 यानी कि 63 क्वेश्चन कर चुके। आज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 64 यानी कि 64 से। रेलवे वाले बच्चों के लिए तो ये बैच रामबाण साबित होगा ही होगा। साथ ही साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो बेटा, आप सभी के लिए ये बैच उपयोगी है। इसका टाइम रहता है बेटा शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। संडे का ऑफ रहता है इस बैच का। ठीक है, ओके बेटा। फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 64। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन से संबंधित लास्ट क्लास में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन भी करवाए थे। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है या फिर इससे पहले की 8-10 क्लासें देखी है तो अच्छी बात है। नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझना है, फिर उसके ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस ए कहता है बेटा आंत्र ज्वर, ऑप्शन नंबर बी है डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी है टिटनेस, ऑप्शन नंबर डी है काली खांसी। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2/6/2019 को, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। गाइज, मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ सभी क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, शिफ्ट लिखी जाती है, और अगर स्टेज की बात रहती है बेटा तो स्टेज भी लिखी जाती है कि स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है, स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बेटा। सबसे पहले हम ऑप्शन पर काम करते हैं। आंत्र ज्वर किसे कहा जाता है? बताओ, आंत्र ज्वर किसे कहा जाता है बेटा? बताइए। काली खांसी किस रोग को कहा जाता है? बताइए। तो सबसे पहले तो आपको इन रोगों के दूसरे नाम पता होना जरूरी है। और बेटा, जब भी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो नाम होता है ना रोग का, उस रोग का नाम नहीं दिया जाता, उसका दूसरा नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि रोहिणी किस रोग का दूसरा नाम है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बेटा, ये जो डिप्थीरिया होता है इसी का ही दूसरा नाम होता है रोहिणी। नहीं पता, लेकिन जब ये ऑप्शन में आता है तो हमें ऐसे लगता है कि भैया ये रोग तो हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन बेटा मैंने आपको पढ़ाया है डिप्थीरिया के बारे में। के बारे में। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो हमारे ऐसे गलत हो जाते हैं। जैसे कि आंत्र ज्वर है बेटा, ये किसका नाम है? ये बेटा एक टाइफाइड का नाम है। किसका? टाइफाइड का नाम है। टाइफाइड को हम आंतों का बुखार भी कहते हैं, आंत्र ज्वर भी कहते हैं। काली खांसी बेटा पर्टुसिस का नाम है। पर्टुसिस एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और उसी का ही दूसरा नाम होता है काली खांसी। यहाँ पर ट्रिपल एंटीजन के बारे में बात कर रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा एक वैक्सीन होती है जिसे आप ट्रिपल वैक्सीन या ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहते हो, उसका नाम है डीपीटी वैक्सीन। ये ऐसी वैक्सीन है बेटा जो 3 रोगों के लिए दी जाती है, इसलिए इसे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहा जाता है। पहले वाले डी से बनता है बेटा डिप्थीरिया। ठीक है, और इस डिप्थीरिया को क्या कहा जाता है? रोहिणी भी कहा जाता है। फिर पी से बनता है बेटा पर्टुसिस। अब आप सोचते हो पी से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है भैया, तो आंसर क्या होगा? बेटा पर्टुसिस को काली खांसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली खांसी भी कहा जाता है। और लास्ट वाले टी का मतलब होता है बेटा टिटेनस। तो ये इन 3 रोगों के लिए दिया जाता है।
टीटेनस। तो ये डीपीटी वैक्सीन, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, इन 3 रोगों के लिए दी जाती है बेटा। पहला कौन सा है? डिप्थीरिया, रोहिणी, दूसरा है पर्टुसिस, काली खांसी, और तीसरा है टिटनस, आप टिटेनस भी लिख सकते हो। आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीपीटी में पी का मतलब क्या है। तो डीपीटी में पी का मतलब है बेटा पर्टुसिस, और इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपसे कल भी करवाए थे। और बेटा मैं आपको बता दूं, हर रोज सुबह 6 बजे में कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या उस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना आगे रहती है, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे और आपके एग्जाम में आपको फायदा देखने को मिले। आपने देखा होगा तो कल का क्वेश्चन मैंने यही पूछा था कि डीपीटी वैक्सीन में पी का मतलब क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने बेटा उस क्वेश्चन का आंसर गलत भी दिया था। पूरा 100% वोट नहीं थे, शायद 90% के आसपास वोट सही थे। तो यानी कि कुछ लोगों ने गलत दिया है। तो स्पीक का मतलब होता है बेटा पर्टुसिस, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको कल ही करवाया था, वीडियो में करवाया था ना, तो ध्यान से समझना बेटा। तो पी का मतलब होता है पर्टुसिस, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, और टी का मतलब होता है टिटनस। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, डिप्थीरिया है, टिटनस है और काली खांसी है। तो ये तो भैया ट्रिपल एंटीजन है भाई, यही तो वो 3 बीमारी है। तो इन्हीं बीमारियों के लिए तो दी जाती है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। कह रहा है कि इनके द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है बेटा, प्रतिरक्षित नहीं है। तो भैया आंत्र ज्वर नहीं है, यानी कि टाइफाइड नहीं है। याद रखना बेटा, टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, इतना मैं आपको बता दूं। और मैंने आपको लिखवा रखी है कौन कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, कौन कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, कौन कौन सी बीमारी कवक से होती है, और कौन कौन सी बीमारी अनुवांशिक रोग है। सारी बीमारियों के नाम लिखवा रखे हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपने मानव रोग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पढ़ सकते हो। मैंने इस चैप्टर को बेटा 55 क्लासों में कंप्लीट किया था। तो आप सोच सकते हो कितने अच्छे लेवल से मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ाया था। बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत की थी, बिल्कुल एंड तक लेके गया था बेटा मैं। जितने भी क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछे गए हैं बेटा, वो सब के सब क्वेश्चन लगभग मैंने पढ़ाया। उसमें से बेटा 95% आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। सिर्फ 5% ही ऐसे क्वेश्चन थे जो बेटा मैंने नहीं पढ़ाया, उसमें से आए हैं। और उसका भी एक रीजन था, क्योंकि थोड़ा बहुत मेडिकल से उठा लेते हैं बेटा। आपके एग्जामिनर जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो नॉर्मल चीजों को उठा लेते हैं। तो इस चीजों को पढ़ना है, वो तो इंसान को ऐसे ही ध्यान रहता है बेटा, तो उनको काहे पढ़ाना। लेकिन मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले हैं बेटा, लगभग 95% क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है उसी में से ही आया है। मैं फालतू वादा नहीं करता बेटा, जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है उतनी मैं आपको बता रहा हूं। अब तक मैं आपको 64 क्वेश्चन करवा चुका, और इन 64 क्वेश्चनों में क्या अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है? नहीं आया है बेटा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। सभी के बारे में मैंने आपको बताया। डीपीटी के बारे में बेटा मैंने बहुत बार बता दिया था, इतना मैं आपको बता दूं। तो बेटा अगर ये 55 क्लास देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। अगर ये 55 क्वेश्चन देखने के बाद भी अगर मानव रोग वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन छूटता है तो मैं तो नहीं मानता। लेकिन प्रॉपर रूप से ढंग से जो मैंने पढ़ाया है ठीक उसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक एक छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज तक दी है बेटा मैंने आपको। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और बता दूं, सुबह 7 बजे जो क्लास आती है उसमें बेटा मैं आपको मस्कुलर सिस्टम पढ़ा रहा हूं। मस्कुलर सिस्टम की 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, एक क्लास और आएगी, उसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में बेटा मैं आपको मस्कुलर सिस्टम से क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये मत समझिए कि छोटे छोटे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हमारे एग्जाम में। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देख लीजिए मानव रोग से कम मैं आपको 64 क्वेश्चन करवा चुका अब तक, और कम से कम इतने ही और करवाने बाकी है। कम से कम बेटा 100 के आसपास तो और करवाऊंगा। मुझे लगता है कि 150 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे इस चैप्टर में। अभी तो आपके बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर बेटा यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मत सोचा करो कि रेलवे वालों के लिए बेच है तो रेलवे वाले बच्चे ही पढ़ेंगे इसको, नहीं।
आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो बेटा, आप सभी पढ़िए इस बैच को। 100 में से 100% आपको फायदा मिलेगा बेटा। हाँ, मैं मानता हूँ रेलवे वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बैच स्टार्ट किया है, लेकिन इसका लेवल कम नहीं है। अगर आप ग्रुप डी के क्वेश्चन देखोगे ना तो आंख फटी की फटी रह जाएगी आपकी। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनकी लैंग्वेज पर देखिए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। सीखना चाहो तो आप बहुत सारी ऐसी जगह है बेटा जहां से सीख सकते हो। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। देखिए एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन देता है आपको, और फिर आप कहते हो कि भैया क्वेश्चन तो बहुत हार्ड आते हैं हमारे एग्जाम में। अरे किसने कहा हार्ड आते हैं? ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? आपसे पूछा गया है कि काली खांसी को कहा जाता है, ये आपके ऑप्शंस है बेटा। और ये क्वेश्चन भैया आरआरबी जेईई में पूछा गया है। 24/5/2019 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए है पर्टोसिस, बी है कंठमाला, सी है वेरियोला और डी है रूबेला। बताइए राइट आंसर क्या होगा? अभी अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जब मैंने आपको डीपीटी के बारे में बताया था तब बताया था ना। देखिए एक बार और बता देता हूँ, ये डीपीटी वैक्सीन है, एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, बताया था। इसे रोहिणी भी कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। पी का मतलब होता है पर्टोसिस, और इस पर्टोसिस को क्या कहा जाता है? काली खांसी कहा जाता है भैया। और टी का मतलब मैंने आपको टिटेनस बताया था। तो क्वेश्चन पूछा है कि काली खांसी को कहा जाता है और हिंदी में लिख दिया बेटा पर्टोसिस, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंठमाला एक वायरस से होने वाली बीमारी है और इसमें गले में सूजन आ जाता है भैया। वेरियोला स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम है, जिसे आप चेचक भी कहते हो। रूबेला ये भैया मीजल्स जो होता है इसके वायरस का नाम है। मीजल्स से आप आम भाषा में खसरा कहते हो, या फिर इसी बीमारी को रूबेला डिसीज भी कहा जाता है, मीजल्स को। बताइए क्या नहीं आता आपको? ये क्वेश्चन नहीं करवाए क्या? पर्टोसिस के बारे में नहीं पढ़ाया मैंने आपको, वेरियोला वायरस के बारे में नहीं पढ़ाया मैंने आपको, रूबेला वायरस के बारे में नहीं पढ़ाया मैंने आपको। ऑप्शन देख के भी कर सकते हो। अब बहुत सारे ऐसे कहेंगे आपने कंठमाला के बारे में तो पढ़ा है नहीं। अरे भैया जब एक एक चीज आपको टीचर दे देगा तो फिर आप क्या करोगे? टीचर का काम होता है आपको सही रास्ता दिखाना, उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। जो भी कांटे आएंगे उसको आपको ही हटाने होंगे। जितना हो सकता है मैं फुल कोशिश करता हूँ आपको देने की। वैसे मैं अगर आपको एक एक रोग के बारे में पढ़ाने लगा ना तो बेटा 5 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। फिर क्या करोगे आप? क्या यही चैप्टर पढ़ना है क्या? और भी तो चैप्टर पढ़ने हैं बहुत सारे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ऑप्शन नंबर ए है त्वचा का, ऑप्शन नंबर बी है हड्डियों का, ऑप्शन नंबर सी है अंगों का, ऑप्शन नंबर डी है आंखों का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी जेईई में 22/5/2019 को शिफ्ट फोर्थ में। आप मुझे ये बताओ, किसी को आंखों से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है तो आप किस डॉक्टर के पास जाते हो? बेटा आप जो जाते हो ना वो जाते हो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है ना उसके पास जाते हो। हमारे घरों में देखा होगा अक्सर दादा दादियों की जब आंखों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनको दिखाई देना कम हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं बेटा। तो जिस डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना उस डॉक्टर को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है बेटा वो आंखों का डॉक्टर होता है, आंखों का डॉक्टर। देखो होगा 16, 17, 18 साल की उम्र में हमारे मुंह पर फुंसी होने स्टार्ट हो जाती है। मेरे तो अभी भी निशान है मुंह पर, चेहरे पर। तो आप जब आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, त्वचा में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मुंह पर फुंसी हो रही, तो आप किस डॉक्टर के पास जाते हो?
तो आप जाते हो बेटा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। किसके पास जाते हो बेटा? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो। किसके पास जाते हो? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो। तो त्वचा का जो डॉक्टर होता है उसे कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट, और हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजिस्ट। जब आपकी हड्डियों में कोई फ्रैक्चर हो जाता है या फिर कोई हाथ उतर जाता है खेलते समय या फिर कोई सी भी प्रॉब्लम में, तो हड्डियों, तो आप किस डॉक्टर के पास जाते हो बेटा? ऑर्थोलॉजिस्ट के पास जाते हो। ठीक है। अंगों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो बेटा सभी अंगों को वो होता है जनरल सर्जन। वो क्या होता है बेटा? वो होता है भैया जनरल सर्जन। जनरल सर्जन। और आंखों के डॉक्टर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब मुझे ये बताओ, अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? आप किस डॉक्टर के पास जाओगे? आप जाते हो बेटा डेंटिस्ट। डेंटिस्ट डेंटिस्ट के पास जाते हो। किसके पास जाते हो बेटा? डेंटिस्ट के पास जाते हो। अगर ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी है तो आप किस डॉक्टर के पास जाते हो? तो आप जाते हो बेटा न्यूरोलॉजिस्ट के पास। किसके पास? न्यूरोलॉजिस्ट के पास। अगर हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है तो किस डॉक्टर के पास जाते हो? तो बेटा कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो। कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो। इतनी बात क्लियर है? इसको भी लिख देता हूं डर्मेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोलॉजिस्ट लिख लेना, जनरल सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी जल्दी बताओ। त्वचा के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट, हड्डियों के डॉक्टर को ऑर्थोलॉजिस्ट, आंखों के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है। और बेटा जो सभी अंगों की जांच करता है, जो सभी अंगों का डॉक्टर, उसे जनरल सर्जन कहा जाता है। दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है और हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये कुछ डॉक्टर है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरआरबी जेईई में 22/5/2019 को शिफ्ट 4 में। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कि आपको जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, नहीं बेटा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करने होते हैं, तब जाकर ही आपको फायदा मिलता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए बेटा, किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद में चैप्टर वाइज, तो जरूर आपको आपके एग्जाम में फायदा मिलेगा। वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, किसी के भी हो बेटा। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूँ। अब चलते हैं 67 क्वेश्चन की ओर। 67। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, यानी कि 67 की। स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर ऑप्शन पढ़ना। ऑप्शन नंबर ए कहता है आंत्र ज्वर। मैंने अभी अभी आपको बताया है बेटा, आंत्र ज्वर किस रोग को कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बेटा टाइफाइड को कहा जाता है, जो कि एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी है खसरा, जिसे आप इंग्लिश में मीजल्स कहते हो। ऑप्शन नंबर सी है गठिया। ऑप्शन नंबर डी है इन्फ्लुएंजा। बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी जेईई में 25/5/2019 को शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्यों होगा देख लीजिए। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संक्रामक नहीं है। संक्रामक का मतलब क्या है बेटा? जो फैलने वाली बीमारी होती है ना, फैलने वाली बीमारी, ऐसी बीमारी जो एक दूसरे इंसान से एक दूसरे जीव में फैल जाए, जैसे कि वायरस से होने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, कवक से होने वाली बीमारियां, ये बीमारियां सब संक्रामक बीमारी है बेटा। और मैंने इनको नाम भी आपको एक एक याद करवाए थे। बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी बीमारियां उन सभी के मैंने आपको नाम लिखवाए थे। वायरस से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी के मैंने आपको नाम लिखवाए थे। प्रोटोजोआ से और कवक से होने वाली बीमारियों के नाम भी मैंने आपको लिखवाए थे।
तो कह रहा है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो फैलने वाली नहीं है। तो भाई टाइफाइड है, एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ये फैलने वाली है। मीजल्स खसरा ये फैलने वाली बीमारी है। इन्फ्लुएंजा ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। खसरा भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है बेटा। तो ये तीनों फैलने वाली बीमारी है, ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो ये तीनों फैलने वाली बीमारी है, लेकिन जो गठिया रोग है बेटा ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये गठिया रोग कब होता है? जब यूरिक एसिड बेटा आपके घुटनों में जाकर के, आपके जॉइंट्स में जाकर के जमा हो जाता है, जॉइंट्स में जाकर के जमा हो जाता है, तब बेटा रोगी को उठने बैठने में प्रॉब्लम आती है और उस रोग को ही कहा जाता है गठिया रोग। उस रोग को ही क्या कहा जाता है? गठिया रोग कहा जाता है। अब ये बीमारी कैसे पैदा होती है? तो देखिए बेटा, सिंपल सी बातें हैं, ध्यान से समझना। आपका जो ब्लड होता है, इस ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ अच्छी चीज़ें होती है और कुछ खराब चीज़ें होती है। पहले बेटा मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ। देखिए भैया, मैं आपसे कह रहा था कि आपके ब्लड में कुछ अच्छी चीज़ें होती है और बेटा कुछ खराब चीज़ें होती है। जैसे कि वाटर आपके ब्लड में होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ग्लूकोज होता है, विटामिन होते हैं, ठीक है। और बात करें तो अमीनो एसिड होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन होती है। ये सब चीज़ें बेटा आप कहाँ होती है? आपके ब्लड में उपस्थित होती है। मिनरल्स भी होते हैं बेटा। तो ये सब चीज़ें आपके ब्लड में होती है जो कि अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो यूरिया होता है, एक मिनट, क्या होता है भैया? यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है। क्या होता है? यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, क्रिएटिनिन होता है। ये सब चीजें होती है बेटा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ तो बुरी चीजें हैं, जैसे कि ये यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, और कुछ अच्छी चीजें हैं बेटा, जैसे कि वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी आप उधर ही लिख सकते हो, लेकिन कुछ गैसें होती है, यह हानिकारक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में रहेगी तो आप उस तरफ भी लिख सकते हो, इसको उस तरफ लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया, एमिनो एसिड हो गया, हार्मोन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। ये बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है बेटा। भाई आपके ब्लड में ये सभी चीज़ें घुली हुई होती है, और इन सभी को अलग अलग करने के लिए आपके ब्लड को कहाँ भेजा जाता है बेटा? आपकी किडनी के पास भेजा जाता है, ताकि किडनी इन्हें छान करके अलग कर दे। तो किडनी क्या करती है बेटा? हमारे शरीर में जितनी पानी की आवश्यकता होती है उतना तो एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, लेकिन जो अधिक मात्रा में जो पानी है उसके साथ में बेटा ये जो हानिकारक चीजें हैं, ये यूरिन की सहायता से आपके मूत्र की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम प्रॉपर रूप से पानी नहीं पीते हैं, तो ये जो हानिकारक पदार्थ होते हैं बेटा, ये हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल ही नहीं पाते। इन्हें आप अपशिष्ट पदार्थ भी बोल सकते हो कि भैया ये हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ है। और अगर ये अपशिष्ट पदार्थ बेटा हमारे शरीर से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां कर देंगे, जिसमें से एक बीमारी है बेटा यूरिक एसिड के जमाव हो जाने से आपको कौन सा रोग होता है? तो बेटा आपको गठिया रोग होता है। और गठिया रोग जो है बेटा ये ऐसा नहीं है कि भाई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल गया, उसके साथ रहने से, उसके साथ खाना खाने से, झूठा खाना खाने से, झूठा पानी पीने से, कपड़े पहनने से, या उसके संपर्क में आने से, ऐसा नहीं है बेटा। यानी कि ये रोग फैलने वाला नहीं है, गठिया रोग फैलने वाला नहीं है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा RRB JEE में 25/5/2019 को शिफ्ट 3rd में, कि इनमें से कौन सा रोग है बेटा जो संक्रामक नहीं है?
तो भैया गठिया रोग है। लेकिन अगर आप आंत्र ज्वर, टाइफाइड की बात करें, खसरा की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें, तो ये सब बेटा फैलने वाली बीमारी है। ये सब बीमारी फैलने वाली बीमारी है। तो आशा करता हूँ आपको 67 नंबर का क्वेश्चन यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले, ओके। देखिए भैया 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग असंचरणीय रोग है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए खसरा, ऑप्शन नंबर बी है जलातंक, ऑप्शन नंबर सी है रोहिणी, ऑप्शन नंबर डी है मधुमेह। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर में 21/12/2014 को। बताइए असंचरणीय का मतलब क्या होता है? जो रोग फैलता नहीं है, जो रोग फैलता नहीं है, संचरित नहीं होता है बेटा, ऐसे रोग को कहा जाता है असंचरणीय। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रोग असंचरणीय रोग है। अब आपके दिमाग में आप जब ऑप्शन देखते हो ना बेटा, तो अच्छों की हवा खिसक निकल जाती है। देखो जलातंक क्या है भैया, रोहिणी क्या है, ये तो मैंने आपको बता रखे इसलिए आपको याद है। लेकिन किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछिए जिसने इस रोगों के बारे में नहीं पढ़ा है। जलातंक बेटा रेबीज रोग को कहा जाता है। इस रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज बेटा एक कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है। यह नहीं है कि सिर्फ कुत्ते के काटने से ही आपको रेबीज रोग हो सकता है, ऐसा नहीं है बेटा। अगर बिल्ली से भी हो सकता है, बंदर से भी हो सकता है, चमगादड़ से भी हो सकता है बेटा आपको रेबीज। लेकिन मुख्य रूप से बेटा कुत्ते के काटने से ही होता है। इसमें जो रोगी होता है बेटा उसको जल से डर लगता है, इसलिए से इस रोग को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम होता है जलातंक। क्या होता है? जलातंक। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। रोहिणी डिप्थीरिया रोग को भी कहा जाता है। डिप्थीरिया रोग को कहा जाता है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है। रेबीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। खसरा मेजल्स ये भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। और ये किस वायरस से होते हैं बेटा, तो मैंने आपको सब पढ़ा रखा है, इसलिए कहता हूं कि मानव रोग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए। डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। बचा क्या भैया? मधुमेह। तो यही आपका राइट आंसर होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि ऐसी बीमारी जो एक दूसरे से फैलती है वो बीमारी कौन कौन सी है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ कॉक से होने वाली बीमारी है। लेकिन मधुमेह के बारे में अगर आप बात करते हो बेटा, तो ये हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी है। ये बेटा हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी है। अब आपको ये नहीं पता हार्मोन क्या होता है, तो एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए, या फिर मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी है। कल आप में से ही एक बच्चा था छबड़ा का, उसने मेरे पास कॉल किया था कि सर मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा। उसने हार्मोन के बारे में पूछा था कि हार्मोन क्या है, 2 उदाहरण देकर समझाइए। अरे भैया मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, मुझे परेशानी नहीं आती आपका आंसर देने में। मैंने तो आपसे कह रखा है कि कोई दिक्कत नहीं है, पूछा करो आप, जो भी आपका डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूर उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। लेकिन जब मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाइए एक बार देखिए बेटा, प्लेलिस्ट मैंने कौन कौन से चैप्टर करवा रखे हैं। फिर आपका अगर कोई डाउट रहता है तो कोई जेन्युइन जो डाउट है आपका वही पूछा करो यार, ऐसे थोड़ी ना कि उठा के कुछ भी पूछ लीजिए। भाई मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं चैप्टर करवा रहा हूँ प्रॉपर रूप से मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मुझे कुछ न कुछ आता है। ये तो नहीं है कि मैं सो के उठ के आपके पास पढ़ाने के लिए आ गया और आप मेरे से पढ़ रहे हो। हर रोज 700, 800, 900 स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखते हैं। लास्ट 48 घंटे में व्यू आता है, जिसमें से कम 15-20 घंटे का मुझे वॉच टाइम भी मिलता है। तो 10-15 घंटे दिन में अगर मेरी वीडियो चलती है तो उसका मतलब ये है कि कुछ लोग तो है ऐसे जो मुझे देखते हैं। अगर मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ाता, अगर मेरा कंटेंट अच्छा नहीं होता, तो वो भी पागल नहीं है, क्योंकि दुनिया की तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने भारत में एक से बढ़कर एक टीचर है बेटा। और सभी टीचर, कोई भी आपको खराब नहीं पढ़ाता, सभी टीचर आपको अच्छे पढ़ाते हैं। बस फर्क इतना सा पड़ता है कि आपको किस टीचर की लैंग्वेज समझ में आती है।
तो डाउट है पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेन्युइन डाइट अच्छा होना चाहिए बेटा क्वेश्चन। देखिए, मधुमेह रोग यह हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी है। और किस हार्मोन की कमी से होती है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा इंसुलिन हार्मोन से, कि भाई इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? तो ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी है बेटा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है बेटा, जाकर एक बार चैनल पर जाकर चेकआउट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी मधुमेह हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है RRB सीनियर सेक्शन इंजीनियर में 21/12/2014 को। तो क्वेश्चन समझ में आया? ओके, अब चलते हैं बेटा 69 क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, यानी कि 69 की। अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सों से संक्रमित होता है? आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए रोहिणी, ऑप्शन नंबर बी है कोलेरा, ऑप्शन नंबर सी है मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी है प्लेग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था RRB SSC में 21/12/2014 को। देखिए, रोहिणी बेटा, रोहिणी को कहा जाता है डिप्थीरिया। देखिए, ये रोहिणी एक आंतर ज्वर हो गया बेटा। और कौन सा है? तो 2-3 ऑप्शन है। एक था बेटा, हाँ अरे यार याद नहीं आ रहा है। कहने का मतलब रोहिणी हो गया, आंतर ज्वर हो गया, एक काली खांसी वाला हो गया। तो ये कितने ऑप्शन में आते हैं? तो बेटा इनके अन्य नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे, तब जाकर ये आप आपके एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो फिर मतलब क्या हुआ पढ़ने का? तो एक काम करिए, जितने भी रोग हैं उन सभी के अन्य नाम आप याद कर लीजिए, एक अलग पेज में लिख लीजिए उन सभी को और याद कर लीजिए, ताकि बेटा आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है आपको। जितने भी रोग है बेटा उन सभी के अलग अलग नाम में लिखवा दूंगा। 1-2 दिन में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर देख लेना आप। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सों से संक्रमित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी है बेटा प्लेग। मैंने आपको बता ही रखा है, इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, काली मौत के नाम से भी जाना जाता है बेटा इस प्लेग को। ये चूहा से फैलने वाली एक बीमारी है, चूहा से फैलने वाली एक बीमारी है, और ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। बैक्टीरियल डिसीज है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। और किस बैक्टीरिया से फैलता है? तो यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया है बेटा। इसी बैक्टीरिया से आपको ये प्लेग होता है, जो कि चूहा से फैलता है। मलेरिया बेटा एक प्रोटोजोनल डिसीज है, एक प्रोटोजोनल डिसीज है बेटा, और ये फैलता है एक मच्छर से, और उस मच्छर का नाम है बेटा फीमेल एडीज। फीमेल एडीज, अरे यार फीमेल एडीज नहीं है बेटा, फीमेल एडीज नहीं है बेटा, फीमेल एनाप्लिज, एनाप्लिज, एनोप्लिज सही लिखा है कि स्पेलिंग गलत है? फीमेल एनाप्लिज मच्छर से होता है बेटा, ये स्पेलिंग सही हो तो सही कर लेना बेटा। एनोप्लिज, फीमेल एनाप्लिज मच्छर से होता है, देख लेना आपके हिसाब से, इसकी स्पेलिंग देख लेना एक बार। फीमेल एनाप्लिज मच्छर से होता है बेटा मलेरिया रोग। और 1-2 मच्छर और है, एक है बेटा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, और इस मच्छर से फैलता है बेटा एलिफेंटियासिस रोग। एलिफेंटियासिस हाथी पांव रोग, इसमें रोगी का एक पैर हाथी के पैर के समान हो जाता है, या एक हाथ। इसी रोग को फाइलेरियसिस भी कहा जाता है, फाइलेरियसिस रोग भी कहा जाता है। ठीक है, और एक मच्छर और होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, फीमेल
एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो, मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर। और इस मच्छर से बेटा 4 बीमारी होती है। एक होती है डेंगू, एक होती है चिकनगुनिया, दिख तो रहा है ना, हाँ। एक होता है येलो फीवर और एक होता है जीका फीवर। ये चारों बीमारी होती है बेटा फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर से। और फीमेल एनोफिलीज मच्छर से होती है बेटा कौन सी, मलेरिया, जो कि एक प्रोटोजोनल डिसीज है। और फीमेल क्यूलेक्स मच्छर से होती है एलिफेंटिसिस या हाथी पांव रोग, ये भी एक प्रोटोजोनल डिसीज है। कोलेरा प्रदूषित भोजन व पानी से फैलता है। अब ये कैसे फैलता है तो मैं आपको बता दूं, इसके फैलने के लिए एक मक्खी होती है बेटा, एक मक्खी होती है। और ये मक्खी बेटा प्रदूषित स्थानों पर रहती है, गंदी जगह पर रहती है। ये मक्खी क्या करेगी, हमारे भोजन पर बैठेगी, हमारे पानी पर बैठेगी, प्रदूषित जगह से आकर के, जिससे बीमारी फैलने की संभावना रहती है। रोहिणी डिप्थीरिया है बेटा, ये एयर हवा से फैलने वाली एक बीमारी है। वैसे मैंने आपको बेटा मक्खियों के नाम भी लिखवाए थे। एक मक्खियों से फैलने वाली बीमारी कौन कौन सी है। एक सीसी मक्खी है, जिसे निद्राकारी रोग होता है, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है, जो कि एक प्रोटोजोनल डिसीज है। घरेलू मक्खी होती है, जिसे बेटा पोलियो होता है, जो कि एक वायरस डिसीज है। एक अमोएबियासिस रोग भी होता है। एक होती है बेटा बालू मक्खी, जिसे सीकता मक्खी भी कहते हैं आप। उस मक्खी से एक होता है काला आजार रोग, जो कि एक प्रोटोजोनल डिसीज है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। इसे दमदम बुखार भी कहा जाता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कुत्ते के काटने से, बंदर से, बिल्ली से, चमगादड़ से कौन सा रोग होता है, रेबीज होता है। प्रॉपर रूप से चमगादड़ के बारे में बात करें तो चमगादड़ से इबोला रोग भी होता है बेटा। और भी बहुत सारी बीमारी है जैसे कि सुअर से स्वाइन फ्लू रोग होता है, जैसे कि मुर्गा से, मुर्गी से, हंस से, बतख से, जो कुकुड़ फैमिली है, इससे बर्ड फ्लू रोग होता है। तो बेटा मैंने ये वाहक भी पढ़ा रखे हैं आपको, जो बीमारी फैलाते हैं उन जीवों के नाम भी मैंने आपको बता रखे हैं। तो इसलिए कहता हूं कि मानव रोग वाला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। चले स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया, ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाइयों को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कैंसर, ऑप्शन नंबर है बी हैजा, ऑप्शन नंबर सी है डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर डी है टीबी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी जेईई में। बताइए गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप बेटा ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैंसर बेटा, ये बेटा फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये बेटा फैलने वाली बीमारी नहीं है। अगर कैंसर वाले रोगी के कपड़े अगर आप पहनते हो तो आपको बीमारी नहीं होगी। अगर कैंसर वाले रोगी के साथ आप रहते हो तो आपको बीमारी नहीं होगी। अगर उसका झूठा खाना खाते हो, झूठा पानी पीते हो तो आपको ये बीमारी नहीं होगी बेटा। और बात करें तो ये बीमारी फैलने वाली नहीं है, क्योंकि ये अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होने वाली बीमारी है। डिप्थीरिया अभी मैंने आपको बताया था हवा से फैलने वाली बीमारी है। टीबी भी एक हवा से फैलने वाली बीमारी है, यानी कि एयर से, हवा से फैलने वाली बीमारी है। ड्रॉपलेट से भी बीमारी फैल सकती है। ड्रॉपलेट्स क्या होता है बेटा, मुंह से व नाक से तो श्लेष्मा की बूंदें और मुंह से लार की बूंदों का बाहर की ओर जाना। कहने का मतलब जो खांसते समय या फिर छींकते समय नाक में मुंह से छोटी छोटी बूंदों को बाहर निकालना ही बेटा क्या कहलाता है, ड्रॉपलेट्स। अगर वो किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो उससे बेटा बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जिनमें से एक है बेटा टीबी। इसका राइट आंसर होगा बेटा हैजा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रदूषित जगह पर रहने वाली जो मक्खियां होती है वो हमारे भोजन पर आकर के बैठ जाती है और बेटा आपको हो जाता है हैजा, जिसे आप कोलेरा भी कहते हो।
ये भी मक्खियों से होने वाली बीमारी है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB जेईई में 14/12/2014 को। तो आज यहीं तक रखते हैं। 40 मिनट की क्लास हो चुकी है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो और बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ बायोलॉजी उपलब्ध कराई जाती है। रेलवे वाले बच्चों के लिए बैच शाम 7 बजे सोमवार से लेकर के शनिवार तक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए। बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुबह वाले बैच में 7 बजे मैं थ्योरी आपको करवा ही रहा हूँ। थ्योरी पढ़ी है मैंने, बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के MCQ क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिए। और हर रोज़ सुबह 6 बजे बायोलॉजी के एक बेहतरीन क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ रहे और आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर बने। ठीक है, तो लेते हैं आपसे विदाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।